दोस्तों, जैसे आप लोग को पता था कि हम लोग बिहार का सीरीज कर रहे थे, उसमें आज हम लोग बिहार का भूगोल करेंगे एडुतेरा का बिहार तथ्य संग्रह से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार भौगोलिक रूप से मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानों के क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से जो नेपाल का तराई क्षेत्र है उससे विंध्य खाड़ी और धारवाड़ के क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। इसका विभाजन कैसे हुआ है? तो अब बिहार का भौतिक विभाजन को अगर हम लोग को बांटना है तो पर्वतीय या तराई क्षेत्र, मैदान क्षेत्र या पठार क्षेत्र में से बांट सकते हैं। जैसे पर्वतीय और तराई क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी आता है, जबकि मैदानी क्षेत्र में उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान आता है, जबकि पठार क्षेत्र में दाड़वाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान या विंध्य चट्टान आता है। अगर हम इसे मैप में देखना चाहें तो इसे हम लोग मैप में देख सकते हैं। पूरा मैप को कर दिए। हाँ, देखिए बिहार का भौतिक विभाजन में ऊपर में आपका सोमेश्वर पहाड़ी है, जो एकदम उत्तर पश्चिम में आपका सोमेश्वर पहाड़ी है, दून घाटी है और रामदून है। ऊपर में आपका कौन कौन है? तो सोमेश्वर पहाड़ी, दून घाटी और रामनगर दून। ये आपका हिमालय का कुछ कुछ भाग को छूता है, पर प्रॉपर हिमालय नहीं है, पर कुछ कुछ उसका घाटी को छूता है ये। फिर यहाँ से आपका रामेश्वर, दून और रामनगर से आपका गंडक नदी निकलता है जो गंडी, और इधर से कोसी नदी आ जाए, इसलिए यहाँ पे गंडक कोसी दोआब बनता है। इधर से जो उत्तर प्रदेश से घग्गर नदी आता है और बीच में घंगर और गंडक का दोआब बनता है। हमने जहाँ पे दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। तो घग्गर और गंडक का दोआब है। इसके बाद इधर से महानदी आती है, इधर से कोसी नदी आती है, कोसी महानंदा और दोआब बनता है। इधर से सोन नदी आती है, तो इधर में गंगा सोन, ये गंगा है और ये सोन नदी आया तो गंगा और सोन का दोआब बना। ये मगध का क्षेत्र है, ये मगध का मैदान बना गंगा, सोन और दक्षिण पठार के क्षेत्र में। ये दक्षिण का पठार है और ये अंग का मैदान है। भागलपुर और मुंगेर के साइड में अंग का मैदान पड़ता है। ये आप लोगों ने मैप देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको कुछ डिफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे तराई का क्षेत्र का मैदान, तो सर बड़ा करते हैं। तराई के क्षेत्र, पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत के शिवालिक श्रेणी के भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग में 932 वर्ग किलोमीटर, जो पर्वत और तराई क्षेत्र है वो 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण जिले में है। इसमें 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है: सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी। इसे 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम लोग सोमेश्वर श्रेणी को पढ़ते हैं। सोमेश्वर श्रेणी त्रिवेणी संगम पर या नेपाल और बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? सोमेश्वर श्रेणी में है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। रामनगर दून, इसका विस्तार हरहरा नदी घाटी में है। इसका विस्तार कहाँ है? तो हरहरा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र का अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में है। तो दून सबसे ऊपर में सोमेश्वर श्रेणी जो 874 मीटर है। फिर रामनगर दून, इसका विस्तार हरहरा नदी की घाटी पर है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर। बीच में आ जाता है दून घाटी, जिसका विस्तार सोमेश्वर घाटी और रामनगर दून के बीच में है। इस घाटी का हरहरा नदी की घाटी भी कहा जाता है। पूछेगा हरहरा नदी की घाटी किसे कहते हैं? तो दून घाटी को कहते हैं। फिर आता है मैदानी क्षेत्र। बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र कितना है? तो 96% मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उत्तरी गंगा का मैदान। गंगा के उत्तर में नेपाल की सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ और दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, मतलब ऐसे है इसका ढाल। दक्षिण उत्तर, दक्षिण से
सॉरी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ इसका ढाल है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान को कितने दोआबों में बांटते हैं? तो 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआब का तात्पर्य है नदियों के बीच के भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र को जलोढ़ मृदा और उर्वरता के लिए प्रसिद्ध। ये सभी दोआब जो अपनी जलोढ़ मृदा और उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन है? घाघरा गंडक का दोआब, गंडक कोसी का दोआब और कोसी महानदा का दोआब। गंडक और घाघरा और गंडक दोआब है, गंडक और कोसी दोआब है और कोसी और महानदी दोआब है। उसी तरह दक्षिण गंगा के मैदान को भी बांटा गया है। दक्षिण गंगा के दक्षिण से दक्षिण की पहाड़ी क्षेत्रों तक मध्य में दक्षिण गंगा का विस्तार है। ये उत्तर में गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त उत्तरी पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इसके 3 उपभागों में बांटा जाता है: गंगा सोन का दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। अब हम लोग पठार के बारे में पढ़ते हैं। पठार क्या है? बिहार के दक्षिणी सीमा पे पठार और पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड की सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र के 2 क्रमों के चट्टानों में अवस्थित है। धारवाड़ चट्टानें जिसे मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में है, जबकि विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में है। विंध्य चट्टानें कौन कौन है? कैमूर और रोहतास में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो बिहार के उत्तर गंगा के मैदान का प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहते हैं। देखो क्या कर रहा है, बिहार का जो उत्तरी गंगा का मैदान है जो प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र, जलमग्न का निम्न भूमि क्षेत्र है, उसे चौर या मन कहते हैं। चौर या मन किसे कहते हैं? उत्तरी गंगा मैदान के प्राकृतिक जलमग्न के निम्न क्षेत्र को चौर या मन कहते हैं। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र बनने वाले विशेष आकृति को दियरा प्रदेश कहते हैं। जो मैदानी में बाढ़ क्षेत्र आता है उसे दियरा प्रदेश कहा जाता है। क्या कहते हैं? दियरा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान के कई मन या चौर गोकुल झीलों के रूप में पाए जाते हैं। जो ऊपरी गंगा के जो मन या चौर जो पड़े थे, निम्न जो छेड़ है उसे गोकुल झील भी कहते हैं। गोकुल झील को क्या कहते हैं? मन या चौर कहते हैं। गोकुल झील भी पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा के मैदानों में तटबंध में लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्रों को टाल कहते हैं। और वही दक्षिण गंगा के मैदान में जो गहराई वाले क्षेत्र है उसे टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी गंगा का जो मैदान है वो बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। अब कुछ पठारी क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे धारवाड़ पठार ये प्री कैम्ब्रियन का है। कहाँ कहाँ मिलता है? तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर क्षेत्र में जो दक्षिण का क्षेत्र है, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर। इसकी विशेषता क्या है? ये बिहार की सबसे प्राचीन पहाड़ी है। जो धारवाड़ चट्टान है वो सबसे प्राचीन पहाड़ी है जो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर में है। विंध्य क्षेत्र प्री कैम्ब्रियन का है जो कैमूर और रोहतास में है। प्री कैम्ब्रियन विंध्य क्षेत्र है जो कैमूर और रोहतास में है। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ये। फिर आता है टेसरी युग जो पेरिस्टोलिन का है, पश्चिमी चंपारण में पड़ जाता है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है। सबसे नवीन पहाड़ी कौन सी है? तो टेशरी है जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। जबकि क्वांटरी क्या है? तो क्लोस्टिन और हीरोसिन का निश्चित है। गंगा के मैदान में बिहार के अधिकांश भाग का मैदान को हम लोग क्वाटरनी कहते हैं और कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। बिहार के जलवायु किसी भी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम में औसत दशाओं के बदलाव को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो ये उष्ण कटिबंधीय है या तो मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों को प्रभावित करती है। बिहार की जलवायु को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? तो पहला है अक्षांश स्थिति, उष्ण क्षेत्र है। अक्षांश स्थिति में उष्ण क्षेत्र है। उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी में दूरी, ऊंचावच है, वही मानसून का प्रभाव इत्यादि है। बिहार के उत्तरी भाग के दक्षिणी भाग की भौगोलिक दशाओं में अंतर का कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के बिहार की जलवायु में अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण किया है। बिहार के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में भौगोलिक दशाओं के अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु में अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण किया। कौन कौन वर्गीकरण किया है? तो कोपेन ने उत्तरी बिहार में CWG और दक्षिणी बिहार को AW कहा। कोपेन ने उत्तरी बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को AW कहा, जबकि टिवार्थ ने उत्तरी बिहार को CAW और दक्षिणी बिहार को AW कहा। दक्षिणी बिहार को और टिवार्थ और कोपेन ने दोनों ने दक्षिणी बिहार को AW कहा है। खाली कोपेन ने CWG
और ट्रिवर्थ ने CAW कहा, जबकि थर्नावश ने उत्तरी बिहार के संकीर्ण क्षेत्र को CBW कहा और शेष बिहार को CAW कहा। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु सबसे पहला आता है। ग्रीष्म ऋतु जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में होती है। जब ग्रीष्म ऋतु कब आता है? जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होती है, तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है और यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम के दौरान पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया में 47 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गया है, जहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस है। मानसून के आने से पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नार्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। जो मानसून आने से पहले बंगाल की खाड़ी से जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, उसे हम लोग यहाँ पे नार्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। उसके बाद दूसरा मौसम हमारा है वर्षा ऋतु, जो जून मध्य से लेकर अक्टूबर मध्य के बीच के समय बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार का औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर है और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है, जो 101 सेंटीमीटर है, जिले में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो किशनगंज में 205 सेंटीमीटर और सबसे कम औरंगाबाद में होती है 101 सेंटीमीटर। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार के उत्तरी भाग में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तरी भाग में प्राप्त होती है, जिसके कारण उत्तर बिहार बाढ़ से और दक्षिण बिहार सूखे से प्रभावित होता है। उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, जबकि दक्षिण बिहार में सूखा रहता है। शीत ऋतु के काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होती है। जो शीत ऋतु का काल है वो मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होती है। मानसून के लौटने से बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ होती है। बिहार में दिसंबर से जनवरी में सर्वाधिक ठंडक रहती है। सर्वाधिक ठंडा जिला होता है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम और मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी फसलों के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि की दशाओं और फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु के 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। दक्षिण बिहार के तीनों वर्गों के 2 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। मतलब बिहार में कृषि की दशाओं के अनुसार वर्गीकरण के अनुसार कृषि जलवायु को 3 भागों में बांटा। कृषि जलवायु कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। और दक्षिण बिहार में 3 वर्गों को 2 उपवर्गों में भी विभाजित कर दिया गया। यहाँ अगर देखा जाए तो कृषि जलवायु का एक मैप है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कृषि जलवायु को अगर हम देखें तो सबसे पहले जोन 1 है, जो उत्तरी बिहार में हो रहा है। फिर जोन 2 है, जो आपका पूर्वी बिहार है। जोन 3 है आपका, जो जोन देखिए बांटा तो गया है कृषि को टोटल 3 जलवायु में। जोन 1 जो उत्तरी बिहार है। जोन 2 जो पूर्वी बिहार, देखो उत्तरी बिहार में उत्तर पश्चिम बिहार है, और यहाँ उत्तर पूर्व बिहार को एक दूसरा जोन में बांटा। पर तीसरा जो जोन बांटा इसको A और B करके बांट दिया गया। ए जोन को कर दिया गया दक्षिण पूर्वी बिहार, और दक्षिण पश्चिम बिहार को दूसरा जोन B 3-2 के रूप में बांटा गया। माने बिहार में कितना कृषि जोन है? 3 जोन है। जोन 1, जोन 2 और जोन 3 को फिर 2 जोन में बांट दिया गया, जोन 3AB और जोन 3AB। इसके बाद अगर इसको हम और तथ्यों से पढ़ते हैं थोड़ा सा। कृषि जोन 1 जो आपका उत्तर पश्चिम में पड़ता है। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। जोन 2 में आपका 8 जिला पड़ता है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा के रूप में। जोन 3 में आपका, जोन 3 को अब आपको A और B में बांटा गया। 6 जिले आपका जोन 3 का A में पड़ता है, जो भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुर, लखीसराय को। जबकि 3-2 में आपका 11 जिले पड़ते हैं। बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा के रूप में। माने सबसे आपका जोन 1 में सबसे ज़्यादा जिले हैं। विभिन्न कृषि जलवायु की विशेषताओं की सारणी में देखा जा सकता है। जैसे जोन 1 में कैसा, देखिए जोन बांटे उसमें देखिए क्या क्या अंतर है। जोन 1 जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से लेकर 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। प्रमुख फसलों में गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर और मक्का होता है। वही जोन 2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पे 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ पे जूट, धान, चाय, मक्का होता है।
जबकि जब तक जोन 3 जो दक्षिण क्षेत्र में, यहाँ 95 से लेकर 115 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है। ये भांगर मिट्टी, ऊपर में खादर मिट्टी था, नीचे में भांगर मिट्टी है। इसमें गेहूँ, दाल, अरहर और चना आदि का खेती होता है। फिर ये हो गया हमारा खत्म। अब हम लोग झारखंड बिहार के अपर्वत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। बिहार की नदियाँ। बिहार के अपर्वत तट की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यह नदियों को उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपर्वत तंत्र के आधार पर बिहार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अपर्वत तंत्र में बिहार को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसे हम लोग कहते हैं हिमालय नदी, एक को हम लोग कहते हैं हिमालय नदी, एक को कहते हैं हम लोग पठारी नदी। हिमालय नदी ये सदानीर वर्षा भर जल प्रवाह होती रहती है। यहाँ पे वर्षा आधारित, जो पठारी क्षेत्र की नदियाँ, यहाँ वर्षा आधारित नदियाँ होती है। ये उत्तर और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जो हिमालय नदी है ये उत्तर से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जबकि जो पठारी नदियाँ ये दक्षिण से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती, जो हिमालय नदियाँ ये पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, जबकि पठारी नदियाँ अनुवर्ती है। हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती है, जबकि पठारी नदियाँ अनुवर्ती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। जो हिमालय नदियाँ वो बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, जबकि पठारी नदियाँ छोटे छोटे डेल्टा बनाती है। हिमालय नदियाँ ये बाल्य अवस्था में, हिमालय की नदियाँ जो है ये बाल्य अवस्था में अभी है, पर पठारी नदियाँ ये प्रौढ़ अवस्था में अभी है। हिमालय नदियाँ ये मार्ग बदलने और गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं, और जबकि पठारी नदियाँ सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। हिमालय नदियों में ये अधिक जल ग्रहण कर बाढ़ के कारण बनती है, जबकि पठारी क्षेत्र में बाढ़ की कम संभावना है। जबकि हिमालय नदियों में कौन कौन है? तो गंगा, गंडक, कोसी, महानदा, बागमती है, जबकि पठारी में सोन, पुनपुन, फल्गु और अजय नदियाँ आती है। अगर आप चाहें तो मैप से इसे आप देखिए, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसे देखिए। ये हम लोग पहले उत्तर बिहार की नदियों देखेंगे। घघरा जो हिमालय से निकला, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, मोची। मोची जाके आपका महानदी मिलती है और गंगा मिल जाती है। कोसी, कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक, नहीं यहाँ देखिएगा, बागमती, कमला, कोसी, ये तीनों मिला, लास्ट में जाके गंगा मिला। जबकि बूढ़ी गंडक आती है, प्योर गंगा में मिल जाती है। गंडक आती है, वो भी गंगा में मिल जाती है। घघरा आती है, गंगा में मिली, गंगा है। अब दक्षिण की नदियाँ देखा जाए तो कर्मनाशा आ रही है, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु और निरंजना और मोहना मिलकर फल्गु नदी बना रही है। फिर क्यूल नदी आ रही है। अब आगे चलिए कुछ नदियों को और अच्छा से पढ़ते हैं। जैसे गंगा नदी, ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, और टोटल बिहार में इसकी लंबाई, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर है। घघरा नदी जो तिब्बत से निकलती है, घघरा नदी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है। और गंगा में ये सारण जिले में जाके मिल जाती है। घघरा नदी कहाँ मिलती है? गंगा के सारण नदी में मिलती है, और बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। गंडक नदी जो नेपाल से निकलती है, गंगा के सोनपुर में जाके मिल, जहाँ पे सोनपुर मेला लगता है, तो गंडक नदी है वो। ये 260 किलोमीटर लंबा है बिहार में। बूढ़ी गंडक नदी ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। गंडक नदी तो नेपाल से नहीं पकड़ती है, क्योंकि बूढ़ी गंडक जो है ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, और ये गंगा के खगड़िया जिले में मिल जाती है और 320 किलोमीटर चलती है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, जो कोसी में जाके मिल जाती है, 394 किलोमीटर का है। कमला नदी जो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, और ये भी कोसी में जाके मिल जाती है। कोसी नदी जो गोसाई स्थान, कोसी नदी बिहार के जैसे शोक कहते, कहाँ से निकलती है? गोसाई स्थान नेपाल से, गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है, और ये गोसाई कौशला कटिहार में जाके मिल जाती है, 260 किलोमीटर का। फिर महानदी है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है, और गंगा के मालदा में जाके ये मिल जाती है। अब आइए कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी अब दक्षिण बिहार का पड़ रही। कर्मनाशा नदी विंध्य पहाड़ी से निकलती है, और गंगा में चौसा में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, गंगा के दामनापुर में जाके ये मिल जाती है सोन नदी। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू से निकलती है, और गंगा और फतुआ में जाके ये मिल जाती है, गंगा के फतुआ में जाके ये मिल जाती है। फुल्गु या निरंजना नदी छोटानागपुर पठार से निकलती है, और पुनपुन नदी के साथ गंगा में जाती है। ये अजय नदी जमुई से निकलती है, गंगा के पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। क्यूल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है, और गंगा के लखीसराय में जाके मिल जाती है। ये सकरी नदी छोटानागपुर पठार से निकलती है, और क्यूल नदी के साथ गंगा में जाके ये मिल जाती है। अब आइए सब नदियों के स्पेसिफिक पढ़ते हैं। जैसे गंगा नदी ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा
और भागीरथी नदी, दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा नाम दिया जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों से मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बिहार में सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार है ये। और कुछ, गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले के, यहाँ देखिए गंगा नदी जो है वो बिहार के बक्सर जिले के चौसा के समीप प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? तो बक्सर जिले के चौसा के समीप, और कटिहार भागलपुर की सीमा बनाती है। कटिहार और भागलपुर की सीमा भी बनाती है और बिहार के बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान बिहार के कुल 12 जिलों से ये गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा के सहायक नदियों में घघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन है आदि बिहार में सहायक नदियां हैं, जबकि महानदी और अजय बिहार के बाहर गंगा के सहायक नदी, जबकि महानदी और अजय नदी जो बिहार से बाहर गंगा के सहायक नदी है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता था, अंत में बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। अब पढ़ेंगे हम लोग घघरा नदी के बारे में। यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती है और सारण में गंगा में मिल जाती है। जो घघरा नदी है वो मानसरोवर तिब्बत से निकलती है और बिहार में सिवान से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बनाती है। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा घग्गर नदी बनाती है और सारण जिले में गंगा में मिल जाती है। इसका नाम सरयू नदी है मैदानी क्षेत्र में। घघरा नदी को ही सरयू नदी भी कहा जाता है। घघरा और करनाली नेपाल में से कहते हैं। गोगरा और करनाली इसे नेपाल में कहते हैं। इसकी सहायक नदियां में राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भौरी और सेती। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? तो राप्ती है, छोटी गंडक है, शारदा है, भेरी है और सती है। गंडक नदी में नारायणी, गंडक नदी को नारायणी मैदानी क्षेत्रों में कहते हैं, जैसे सप्तगंडी और शालिग्रामी नेपाल में कहा जाता है। गंडक नदी को नारायणी मैदानी भागों में कहते हैं, जबकि सप्तगंडक और शालिग्रामी नेपाल में से कहते हैं। गंडक का मुख्य शाखा धौलावीरा है, जो अन्नपूर्णा पहाड़ियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है। बिहार में भोसा, लोटान, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां में काली, गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि है। इससे मिलने वाली गोल गोल कारे पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। इससे मिलने वाले गोल गोल कारे पत्थर को हम लोग शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक की नदियाँ कौन कौन है? तो सोमेश्वर श्रेणी है, पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले से गंगा नदी मिल जाती है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? तो खगड़िया जिले में बहते हुए गंगा से मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहरना है ऊपरी भागों में। इसका नाम क्या है? तो सिकरहरना है ऊपरी भागों में। इसकी सहायक नदियां में मसान, बलौर, त्यूर और धनोती। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? तो मसान है, बलौर, त्यूर और घनौती है। इसके बाद बागमती नदी, यह नेपाल के हिमालय में महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और अंत में गंगा नदी से विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक से मिलती है, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक से मिलती है, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में लाल बखिया, लखनऊ, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती है। यह नेपाल में इस नदी को काठमांडू और पशुपति मंदिर में स्थित है। बोले नेपाल में किस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपति नदी है? तो बागमती नदी पर है। कोसी नदी, यह नेपाल में उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्त कोशिक कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। बिहार में कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती तथा कुर्सला में गंगा नदी में विलीन हो जाती, जबकि कुर्सला में गंगा नदी में ये विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन अब बाढ़ के लिए कुख्यात है। इसलिए इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां में अरुण, तिमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुनकोसी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? तो अरुण है, तिमोर है, लिखू है, दूध कोसी है, तामा कोसी है, इंद्रावती है और सुनकोसी है। महानदी में या महानदी क्या है? तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के
पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मिलती है। यह उत्तर बिहार में सबसे पूर्वी नदी है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी, उत्तर बिहार की पूर्वी नदी कौन है? तो महानदी है। इसकी सहायक नदियाँ में पुनौर, नाग, बालासर और मेची आती है। इसकी सहायक नदियों में पुनौर है, नागार है, बालासर है और मेची है। कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ियों से होती है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कर्मनाशा है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी यह अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार और गढ़वा जिले झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास और भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मदिर दानापुर गंगा नदी से जाके मिल जाती है। ये यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी भी यही है। गंगा यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी रिहंद, कनार और उत्तरी कोयल है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो रिहंद है, करनाल है और उत्तरी कोयल है। सोन नदी को डेहरी बांध रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास में, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में, सोन नदी पे नहरों में रोहतास, भोजपुर का शुष्क मैदानी क्षेत्र बिहार के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है। जबकि पुनपुन नदी झारखंड के पलामू के जिले के छोटानागपुर पठार से निकलती है। यह बिहार के औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ में मोरहर, मादर और ददरा है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो मोरहर, मादर और दरधा है। इसे दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी भी कहते हैं। फिर आता है फल्गु नदी। यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली निरंजना और मोहना नदियों से मिलने से बनती है। अंततः गया होते हुए यह पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गया की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी को भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया। फल्गु नदी के किनारे में गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बिहार के प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, जैसे कि पटना गंगा नदी पर बसा हुआ है, मोकामा गंगा नदी पर, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर। पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर ये सब गंगा नदी पे बसा हुआ है। घघरा नदी पर छपरा है। छपरा आपका घघरा नदी पे बसा हुआ है। जबकि हाजीपुर गंडक नदी बसा हुआ है। हाजीपुर गंडक नदी पे बसा हुआ है। जबकि सोनपुर गंडक नदी पे बसा है। गंडक नदी पे 2 जिले हैं, हाजीपुर और सोनपुर है। जबकि बूढ़ी गंडक में 3 जिले आते हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर। मुजफ्फरपुर खगड़िया और समस्तीपुर बूढ़ी गंडक पर है। जबकि दरभंगा बागमती नदी पर है। बागमती नदी पे दरभंगा है। गया फल्गु नदी पर है। जबकि फतुहा जो है पुनपुन नदी और गंगा नदी पर है। बिहार के प्रमुख नदी घाटी परियोजना जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन और जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन लाभ लक्षित है। बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन है? तो सोन नदी बहुउद्देश्य, गंडक नदी और कोसी नदी। चलिए सबसे पहले हम लोग अब सोन नदी का पढ़ते हैं। सोन नदी की परियोजना 1874 में, बाप रे, सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना कब का है? तो 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया था। बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी बारून के पास सोन नदी में बांध बना के 2 नहरें निकाल के किनारे निकाली गई थी, पूर्वी सोन नदी और पश्चिमी सोन नदी। जैसे पूर्वी सोन नदी, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना को सिंचाई की जाती है। जबकि पश्चिमी सोन नदी से, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नदी में 2 जल विद्युत केंद्र है। डेहरी जल विद्युत केंद्र जो 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत केंद्र जो 3.3 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है। गंडक नदी की परियोजना अगर देखा जाए तो गंडक परियोजना भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार में, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मिलता है। गंडक परियोजना का लाभ किसे मिलता है? तो इसका बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ था और इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण करती है। यह बैराज बांध बेमीकिनगार के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित होती है।
गंडक परियोजना के जलाशय पूर्वी और पश्चिम में नहरों को निकालती है। गंडक परियोजना के जलाशय से पूर्वी और पश्चिमी नहरें निकलती है, पूर्वी गंडक और पश्चिमी गंडक जिसे कहते हैं हम लोग। इसके बाद आपका आता है पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिन्हें तिरहुत त्रिवेणी दोन नहर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी नहर को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी और दोन कहते हैं। पूर्वी नहर में कौन तिरहुत, त्रिवेणी और दोन के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहरों की से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों को सिंचाई की जाती है। कहाँ का? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल की सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बिहार के सिवान, सारण और सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर से 15 मेगावाट की जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। इसी प्रकार के विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। कोसी बहुउद्देश्य परियोजना। कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। इस परियोजना में 1954 में लागू कर दिया गया। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। इस परियोजना में 1965 के पूर्वी पूर्ण रूप से तैयार किया गया था। कोसी में निर्मित जलाशय पूर्वी और पश्चिमी की ओर से नहरों का निर्माण किया जाता है। पूर्वी कोसी नहर इसे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है, जबकि पश्चिमी कोसी नहर में इसे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय में सिंचाई की जाती है। जलप्रपात। जब जल की ढाल अकस्मात परिवर्तन आने से तीव्र वेग से पहाड़ के नीचे गिरती है तो जलप्रपात का। जब नदी की ढाल अकस्मात परिवर्तन आने से नीचे की ओर गिरती, जब नदी में अकस्मात परिवर्तन आने से जलप्रपात नीचे पहाड़ के नीचे गिरते तो जलप्रपात कहते हैं। बिहार में प्रमुख जलप्रपात है कोकत जलप्रपात, नवादा जिले में पड़ता है। कोकलत जलप्रपात नवादा जिले में पड़ता है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास सबसे ऊंचा है। सबसे बिहार का ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो दुर्गावती जलप्रपात है, जो रोहतास में पड़ता है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में पड़ता है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में पड़ता है। मुंझर कुंड जलप्रपात जो सासाराम रोहतास में 2 गोगर धुआं कुंड जलप्रपात और मझर कुंड जलप्रपात है। जुआर कुंड जलप्रपात भोजपुर में है, जबकि तेलहड़ कुंड जलप्रपात कैमूर में पड़ता है। बिहार के प्रमुख झीलें अगर देखा जाए तो बिहार के प्रमुख झीलें कौन कौन है? तो कांवर झील बेगूसराय में पड़ता है, जबकि गोला झील और धौलाधीर कटिहार में पड़ता है। कुमेश्वर झील दरभंगा में पड़ता है। घोड़ा कोटा झील राजगीर नालंदा में पड़ता है, जबकि अनुपम झील कैमूर में। सिमरी झील सहरसा में पड़ता है। जगतपुर झील भागलपुर में पड़ता है। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। सुरैया मन बेतिया पश्चिमी चंपारण में और पिपरी मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ता है। बिहार के प्रमुख नहरें देखा जाए तो त्रिवेणी गंडक पर, तिरहुत गंडक पे और दोन गंडक पर है। हम लोग का प्रमुख नहरें कौन कौन है? तो त्रिवेणी है गंडक पर, तिरहुत है गंडक पर, दोन है गंडक पर। ये पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली से लाभान्वित हो रहे हैं। पूर्वी कोसी नदी पर है, जो अररिया, सुपौल और पूर्णिया से लाभान्वित हो रहा है। अररिया, सुपौल और पूर्णिया। जबकि पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी और सुपौल लाभान्वित होता है। जबकि राजपुर कोसी, सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय लाभान्वित हो रहा है। जबकि राजपुर कोसी नदी पर है, जो सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय लाभान्वित हो रहा है। पूर्वी सोन से सोन नदी पर बहता है, जो औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल लाभान्वित हो रहा है। जबकि पश्चिमी सोन से सोन नदी पर बहता है, जिससे रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर लाभान्वित हो रहा है। अब आते हैं प्रमुख जल कुंड कौन कौन है? तो प्रमुख जल कुंड कौन कौन है? तो राजगीर जो है, राजगीर में जल कुंड कौन कौन है? तो ब्रह्म कुंड है, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। सप्तधारा है, मुखदुम कुंड है, गोखुम कुंड है, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है। जबकि मुंगेर में लक्ष्मण कुंड है, समेश्वर कुंड है, जन्म कुंड है, सिंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड है, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड है। गया में अग्नि कुंड है। जबकि बिहार के प्रमुख मिट्टी कौन कौन है? तो बिहार के ऊपरी क्षेत्र में फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा मिट्टी कहते हैं। मिट्टी के निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने और से भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप हुआ है। मृदा के निर्माण के स्थलाकृत वर्षा और आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान
कहते हैं और इसे विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार के मैदानी राज्य और यहाँ पे लगभग 90% क्षेत्र जलोढ़ या कछापी मृदा मिलती है। यहाँ पे जलोढ़ या कछापी मृदा मिलती है 90% क्षेत्रों में, जबकि बिहार के मिट्टी उत्तर और दक्षिण बिहार में निम्नलिखित विभाजित किया गया है। जैसे उत्तर बिहार की मिट्टी पर्वत पादपीय मिट्टी होती है, जबकि उत्तर बिहार की मिट्टी पर्वत पादपीय मिट्टी, जबकि दक्षिण बिहार की मिट्टी टाल मिट्टी होती है। हिमालय की मिट्टी में उत्तरी बिहार की मिट्टी में तराई मिट्टी, जबकि नीचे में कगारी मिट्टी है। ऊपर में पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी है और नीचे जबकि पुरानी और दक्षिण में पुरानी जलोढ़ कैलर या कैवाल मिट्टी है। ऊपर में नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी मिलती है, जबकि नीचे में दक्षिण में लाल या पीली बथरल मिट्टी मिलती है। उत्तर बिहार की मिट्टियों में अगर देखा जाए तो उत्तर बिहार की मिट्टियों का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदा और तथा उसके सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार को मिट्टियों को 4 उपभागों में बांटा गया। उत्तरी बिहार की मिट्टी को भी अब 4 उपभागों में बांटा गया, जिनके पहला है पर्वतीय पादपीय मिट्टी। इस मिट्टी में पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भागों के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और इसमें अधिक उपजाऊ होती है। इस मृदा के मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तर सीमा से लेकर पश्चिम के चंपारण से लेकर पूर्वी किशनगंज तक है। तराई मिट्टी कहाँ मिलती है तो उत्तर सीमा पर और यह पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व के किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है ये। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, इससे कई जगहों पर दलदली भूमि का विकास हुआ है। इस मिट्टी में हल्के भूरे और पीले रंग की होती है। इस मिट्टी में धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है ये। जबकि पुरानी जलोढ़ भांगर मिट्टी क्या है तो इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ से पानी प्रतिवर्ष नहीं प्राप्त होता है। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष प्राप्त नहीं होता है। पुरानी जलोढ़ में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घघरा और गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में, घघरा और गंडक के दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में। इसका विस्तार सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्रों में। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में जहाँ पुरानी जलोढ़ मिलती है। इस मृदा में चूना, पोटास की अधिकता होती है और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसे मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना आदि उगाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे खादर मिट्टी भी कहते हैं, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी के निचली घाटी से होता है। फिर आता है इस मिट्टी का लाल गहरा रंग, भूरे बालू और चिल्का क्लाई की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में अत्यधिक उर्वरा होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। फिर आता है दक्षिणी बिहार की मिट्टी। इस दक्षिणी बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा के मैदानी और छोटानागपुर के पठार के मध्य मिट्टी की संरचना का आधार दक्षिण बिहार की मिट्टी के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। टाल मिट्टी के भूमि की क्षेत्र होता है जो ऋतु परिवर्तन, जल परिवर्तित और टाल मिट्टी का विस्तार है। गंगा के दक्षिणी तट बक्सर और भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। यह मिट्टी के कणों में धूसर रंग और भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलों की अच्छी होती है और यह दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदियों के किनारे इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति बहुत कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का और सरसों और मिर्च आदि है। फिर आता है पुरानी जलोढ़ या केरल कैवाल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गंगा, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है, इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर आदि, गेहूँ आदि है। लाल पीली बलुआ पत्थर मिट्टी में या पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का विस्तार होता है। फिर आता है यह मिट्टी जमुई, मुंगेर और खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्रों, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी के रेत के कंकड़ बहुलता होती है। इसकी उर्वरता शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी की जल संग्रहण की क्षमता काफ़ी कम होती है। लौह तत्वों की प्रधानता के कारण इसमें लाल रंग का होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर के और मोटे अनाज उपजाए जाते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण तत्व देखें तो यह लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी की अधिकांशता पाई जाती है। इस मिट्टी का मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का और मोटे अनाज को उपजाने में करते हैं। फिर आता है वन्यजीव और वन्य। बिहार के वन्यजीव और वन अब पढ़ेंगे हम लोग। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। बिहार एक मानसूनी प्रदेश और मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इन पर्णपाती वनों में उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाने वाले वन क्षेत्र में जहाँ वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा के आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर वन कहते हैं और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सलीम, जामुन, सागवान आदि वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इसके वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि की झाड़ियाँ भी पाई जाती है। फिर आता है शुष्क पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा का औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। वर्षा के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमरतास, साल, खैरा, मोहसा, पालस, जामुन, बांस आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। बिहार के वन्यजीव अभयारण्य में देखें तो बिहार एक राष्ट्रीय उद्यान में 12 वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 गो वन्यजीव अभयारण्य है। पहला भारत कौन एगो राष्ट्रीय उद्यान है तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसे बिहार में अकेले घने वन भी पाए जाते हैं। इसके बाद सभी 12 गो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है तो भीम बांध और वन्यजीव अभयारण्य। भीम बांध और वन्यजीव अभयारण्य जो मुंगेर में पड़ता है। यह 681 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ आदि यहाँ पे प्रसिद्ध है। फिर आता है गौतम बुद्ध विहार जो गया में पड़ता है, जो 269 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य जो बेगूसराय में पड़ता है, 63 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबरई पंछियों के लिए का आश्रय स्थल है। जो साइबेरियाई पंछी आते हैं उनका यह आश्रय स्थल है कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य जो बेगूसराय में है। रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि स्थल है ये। फिर आता है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो रोहतास में है, 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है ये। नागी बांध पंछी अभयारण्य जो जमुई में है, 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, सबसे छोटा अभयारण्य है ये। नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य जो जमुई में है, 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पंत वन्यजीव अभयारण्य जो नालंदा राजगीर में, ये 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो पश्चिमी चंपारण में है, 8.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो पश्चिमी चंपारण में 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बिहार का एकमात्र बाघ आश्रय स्थल इसके अंदर है। फिर आता कोमेश्वर स्थल पंछी वन्यजीव अभयारण्य जो दरभंगा में है, 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साइबेरियाई पंछियों का आश्रय स्थल भी इसे कहा जाता है दरभंगा में जो है। फिर आता है विक्रमशिला डॉल्फिन वन पंछी अभयारण्य जो भागलपुर में है, जो 60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गंगा नदी पर मुंगेर और से भागलपुर तक है। भारत के सबसे पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। बेलमा सलीम अली पंछी अभयारण्य जो वैशाली में है। फिर आता है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार का। भारत और वन में बिहार स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। यह सर्वप्रथम रिपोर्ट 1987 में जारी हुआ था। इसकी प्रकाश 2021 रिपोर्ट की श्रृंखला 17वीं रिपोर्ट इसके दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स-सेट 2 के प्राप्त आंकड़ों से किया गया था। बिहार वन आवरण के वन से 2021 के अनुसार बिहार का आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर में। बिहार का वन आवरण कितना है तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर तक है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार यह 75 किलोमीटर की वृद्धि हुई, जो लगभग 1.03 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का वनावरण और वृक्षावरण देखा जाए तो यहाँ वनावरण 7381 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वृक्षावरण 2341 है। टोटल हम लोग 9722 वर्ग किलोमीटर हम लोग का है वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर। टोटल वनावरण 7.84% है और वृक्षावरण 2.48 और टोटल 10.32% वनावरण और वृक्षावरण है। पर वृद्धि कितना हुआ है तो 75 किलोमीटर का यहाँ वृद्धि हुआ है वनावरण में, जबकि वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ, टोटल 413 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है।
जिलों का वनावरण में देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार कैमूर में सबसे ज़्यादा है 1051 वर्ग किलोमीटर, जबकि पश्चिम बंगाल में 903 और रोहतास में 676। सबसे कम शेखपुरा में है मात्र 1.19 वर्ग किलोमीटर, जबकि अरवल में 4.14 और जहानाबाद में 4.53 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार से देखा जाए तो कैमूर में 31%, जमुई में 21%, नवादा में 20%, जबकि शेखपुरा में 0.17, बक्सर में 0.35, सीवान में 0.35 है। फिर आता 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि नुकसान किस जिले में हुआ है, तो बांका में 16 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, जमुई में 13 किलोमीटर, गया में 12 किलोमीटर, जबकि घटी कहाँ हुआ है तो कैमूर में 4 किलोमीटर, सुपौल में 4 किलोमीटर और रोहतास में 2.32 किलोमीटर का कमी हुआ है। अन्य बिंदु देखा जाए तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 7,796.12 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वन में है, जो कुल टाइगर रिजर्व का 928.38 वर्ग, जो 85.17 वर्ग किलोमीटर में है। भारत में वृक्षावरण, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2341 किलोमीटर का वृक्षावरण है, जो लगभग भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण 338 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 के विभिन्न प्रकार के वनों का प्रतिशत देखें तो अति सघन कितना है, तो 70% से अधिक शिखर सघनता है, जो 4.45 है, जबकि मध्य सघन वन 40 से 70% शिखर सघनता हो, जो 45% है, और खुला वन कितना है तो 51% खुला वन है। बिहार के वनों के वनावरण में शीर्ष जिले देखा जाए तो बहुत घने वन आपको पश्चिमी चंपारण में मिलेंगे, मध्य घन आपको पश्चिमी चंपारण में मिलेंगे और खुले वन आपको कैमूर में मिलेंगे। 1921 की तुलना करें तो बहुत सघन वन 333 किलोमीटर में है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला हुआ जैव उद्यान गेंडा प्रजनन के लिए एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा केंद्र भी है। जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वहाँ पे गेंडा प्रजनन के लिए एशिया से बड़ा केंद्र भी है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पंछी कलवर का आयोजन नागी कटरी पंछी अभयारण्य में किया गया था। राजगीर और जू सफारी की स्थापना की गई, राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बना है, वही डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना की रिपोर्ट में बिहार में 31 बाघ देखे गए थे। अब आ जाता है बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार में आपदा प्रबंधन, बिहार एक मैदानी राज्य जहाँ मुख्य रूप से आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार में सूखा, भूकंप, चक्रवात, लू जैसी आपदाएं भी पीड़ित है। बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित है। बिहार में टोटल 38 जिले, जिसमें से 28 जिले तो बाढ़ प्रभावित है। इन 28 जिलों में से 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले हैं, जिसमें से 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बिहार में अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है, जबकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कुल बाढ़ क्षेत्रों का 16.5 क्षेत्र है। बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 15 जिले कौन कौन है, तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार है। जबकि कम बाढ़ प्रभावित 13 जिले कौन कौन है, तो पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा है। बाढ़ के प्रमुख कारण कौन कौन है, तो बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना और उत्तर बिहार में नदियों की वर्षा ऋतु के अत्यधिक बाढ़ का जल ग्रहण होना होता है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होता है और तटबंधों के टूटना, जल ग्रहण क्षेत्रों में मानव का प्रसार आदि है। सूखा, मानसून के अनिश्चितता के तथ्यों और जल में अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न हुई है। बिहार में उत्पन्न लगभग 20% क्षेत्र सूखे को प्रभावित करता है। सूखे को प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर। सूखे प्रभावित कौन कौन जिले, तो औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, रोहतास है, कैमूर और मुंगेर है। सूखे के नियंत्रण के लिए अत्यधिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग करके नहरों की सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। फिर भूकंप, बिहार के भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार में अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4, 3 में विभाजित किया गया है। जैसे जोन 5 प्रबल संभावना है। जोन 5 में प्रबल संभावना है, इसमें किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी आता है। जोन 4 जहाँ मध्य संभावना है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर आता है। जबकि जोन 3 है जिसमें निम्न संभावना
जैसे गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर आता है। चक्रवात बिहार में भौगोलिक रूप से समुद्र तट का राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से समीप होने के कारण यहाँ बिहार में चक्रवात जैसी आपदा कभी कभी प्रभावित करती है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती राज्यों में प्रवेश करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले जैसे किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और अररिया जिले प्रभावित होती है। चक्रवात के मूसलाधार वर्षा, तेज हवाओं के जान माल की क्षति होती है। फिर आता है सदई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान के सदई जिले में सदई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम को कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के आपदा जोखिम के कमी लाने संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। भारत में 1 जून 2016 को सदई फ्रेमवर्क का अपनाया गया। बिहार भारत का पहला राज्य जो सदई फ्रेमवर्क को संबंधित कार्य योजना पर कार्य कर रहा है। बिहार जो है कार्य कर रहा है। इस तरह हम लोग का बिहार का ज्योग्राफी खत्म हुआ। जल्द ही मिलेंगे झारखंड इकोनॉमी। इस तरह बिहार का ज्योग्राफी खत्म हुआ। जल्द ही मिलेंगे झारखंड के बिहार की इकोनॉमी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।